माननीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद आपको। रेलवे के इस चर्चा में जो 72 के आसपास माननीय सांसदों ने जो पार्टिसिपेट किया डिबेट में, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। कई माननीय सांसदों के जो इंडिविजुअल अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे थे, कई माननीय सांसदों ने एक जनरल पॉइंट्स रेज किए। मेरा प्रयास रहेगा कि इंडिविजुअल मुद्दों के बारे में हर एक मुद्दे पे इंडिविजुअल क्या उसमें एक्शन लेना है, क्या उसके पूरा उसका कंपाइलेशन हो गया है। जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपकी अनुमति से मान्यवर अध्यक्ष जी मैं सबके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रश्न उठाया गया वो प्रश्न उठा कि बिल की आवश्यकता क्या है और क्या इस बिल से सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पार्लियामेंट का रोल क्या रहेगा। ये विषय कई मान्य सांसदों ने उठाया। अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि इस बिल की आवश्यकता बेसिकली लीगल स्ट्रक्चर में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लाया गया। रेलवे बोर्ड, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन के समय में कहा था, 1905 के कानून से बना था। 1905 के कानून और 1989 के कानून, दो अलग अलग कानून रखने के बजाय एक ही कानून हो तो सिंप्लीफिकेशन रहता है और एक ही कानून को रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये बिल लाया गया है। इसमें कहीं सेंट्रलाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। अगर आप 10 वर्षों से पहले की परिस्थितियाँ देखें तो किसी जनरल मैनेजर के पास बहुत ही नगण्य सा पावर होता था, नेग्लिजिबल पावर होता था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी टेंडर को एक्सेप्ट करने का। आज माननीय अध्यक्ष जी 100% पावर किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर को प्रोसेस करने का, उसको अप्रूव करने का जनरल मैनेजर के पास है। DRMs के पास, GMs के पास, बाकी सारे अधिकारियों के पास बहुत मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और डिसेंट्रलाइजेशन का लाभ भी बहुत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण 10 वर्षों में काम की पेस एकदम बढ़ी है, गति एकदम बढ़ी है और काम का जो स्कोप है वो भी बहुत बड़ा है। पार्लियामेंट का रोल यथावत रहेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है देश में। पार्लियामेंट इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पार्लियामेंट के रोल में कहीं कोई चेंज नहीं आता है इस बिल से। जो भी मान्यवर सांसद इस विषय में जिनका भी कोई कंसर्न हो वो निश्चिंत रहें। इसके बारे में कहीं पे कोई चिंता, कहीं पे कोई कंसर्न रखने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रेलवे के प्रति एक फोकस्ड वे में जो काम हुआ है, उस काम के बारे में मैं कुछ यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि कई मान्यवर सांसदों ने अपने विषय उठाते समय क्या काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ, उसके बारे में चर्चा की। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, कईयों ने प्रश्न उठाए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपके माध्यम से रखनी इस सदन में ज़रूरी है। अध्यक्ष जी, जो बहुत बड़ा बदलाव आया 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक जो स्पष्ट दिखाई देने वाला बदलाव है वो है साफ सफाई का बदलाव। 10 साल पहले रेलवे के टॉयलेट्स क्या होते थे हम सब जानते हैं। आज किस तरह की परिस्थिति है, स्टेशंस की सफाई, ट्रैक्स की सफाई, ट्रेन्स की सफाई, उस सब के बारे में हम सब ने देखा और मैं कई मान्यवर सांसदों ने इस चीज़ का जिक्र भी किया। मैं उनको भी पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सफाई का जिक्र किया। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में ट्रेन्स में करीब 3,10,000 नए टॉयलेट्स गाड़ियों के अंदर बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वच्छ भारत का, स्वच्छ रेल का बहुत बड़ा अभियान है जो कि आज एक अलग लेवल तक पहुंचा है। अध्यक्ष जी, नई तरह की गाड़ियां बनी, वंदे भारत, हम सभी कई मान्यवर सांसदों ने रिक्वेस्ट किया कि उनके एरिया में भी वंदे भारत चले। एक नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बनी और वो भी अपने देश के इंजीनियर्स ने, अपने देश के टेक्नीशियंस ने बनाया, तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनी। आज विश्व भर में इस गाड़ी की चर्चा है। कई पैरामीटर्स पे दुनिया की जो बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं, चाहे यूरोप में हो चाहे जापान में हो, उनके कंपैरिजन में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कई पैरामीटर्स पे बेटर होती है। गाड़ी में, वंदे भारत में माननीय अध्यक्ष जी, एरोप्लेन में जो नॉइज़ का लेवल होता है
उसका 100 गुना 100 टाइम्स कम नॉइज़ लेवल है वंदे भारत में। अध्यक्ष जी, जब इस गाड़ी को टेस्ट किया गया था 180 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी टेस्टिंग हो रही है और ड्राइवर के कैबिन पे एक पानी का ग्लास रखा गया, वो पानी हिलता नहीं है, ग्लास गिरता नहीं है। इतना इसमें ध्यान रखा गया है गाड़ी की डिज़ाइन में, क्योंकि देश के हमारे इंजीनियर्स की जो क्षमता है उस क्षमता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, उसको एक मौका दिया कि एक नए तरह के प्रयास से नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बने। अमृत भारत ट्रेन बनी, 2 गाड़ियाँ पिछले जनवरी में आरंभ हुई, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है, 150% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी है। नमो भारत ट्रेन बनी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, 200-250 किलोमीटर के लिए, और पहली गाड़ी ऑलरेडी चल पड़ी है भुज से अहमदाबाद के बीच में, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। ओवरऑल कई तरह की नई गाड़ियाँ, कई तरह की नई टेक्नोलॉजी देश में आई। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। भारत में अपना खुद का पेट्रोलियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है, तो ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हम मैक्सिमम करें। जो 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और इन 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। डीजल के खर्चे में करीब 5,000 करोड़ रुपए का बचत ऑलरेडी हो चुकी है और भी लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल लुक ईस्ट चलता था, आज एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है और नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब मैं डिटेल में भी इस पे चर्चा रखूंगा, किस तरह से हर एक राज्य में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जो वर्षों से हमारी डिमांड थी वो कनेक्टिविटी संपूर्ण होने को आई, प्रोजेक्ट संपन्न होने को आया। कवच जैसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आज 300 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुका है। फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1 भी किलोमीटर नहीं बना था 2014 तक, ज़ीरो था 2014 तक, आज 2700 किलोमीटर से ज़्यादा बन के 350 गाड़ियाँ उस पर डेली चल रही हैं। सेफ्टी के लिए स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे यूपीए के 10 साल में मात्र 800 स्टेशन डिजिटल कंट्रोल पे आए थे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 3000 से ज़्यादा स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल आया। अध्यक्ष जी, 140 करोड़ का ये देश है, एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे अपने को रेलवे की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की ज़रूरत है। जो 50-60 वर्षों तक जिस तरह से रेलवे में इन्वेस्टमेंट की कमी रही और जिसके कारण रेलवे, अगर हम देखें तो हाईवे में इन्वेस्टमेंट खूब हुआ, रेलवे में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन रेलवे एक अच्छा सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मीडियम है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद में, जहां 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास का बजट होता था रेलवे का, उसको बढ़ा के 2,52,000 करोड़ का बजट किया और हर राज्य को रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है और काम में भी बहुत अच्छी तेजी आई है। अगर हम नए ट्रैक की बात करें तो जहां मात्र यूपीए के सरकार के समय 14,000-15,000 किलोमीटर के आसपास बने थे, इन 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर्स नए रेलवे ट्रैक बने। पिछले 1 वर्ष में ही अध्यक्ष जी 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है। यानी एक समृद्ध देश के रेलवे नेटवर्क जितना है उतना 2 साल लगातार भारत के रेलवे नेटवर्क में ऐड हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। ये एक प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है। सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया गया। जहां 7-8 हज़ार 10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके रिजल्ट भी आए, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के तौर तरीके में बदलाव हो, रिक्रूटमेंट हो, हर एक क्षेत्र में, रेलवे के हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन इस काम पे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये कहना है कि 2 टर्म में जो फाउंडेशन ले हुई है वो फाउंडेशन है, और इस तीसरी टर्म में, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करके विकसित भारत के लिए एक बेस बनाना है, जिससे कि आगामी कई वर्षों तक देश को और देशवासियों को रेलवे का लाभ मिलता रहे। अध्यक्ष जी, मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से,
ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है, और फेक नैरेटिव न बनाए, कोई फेक नैरेटिव न बनाए। अध्यक्ष जी, ये जो 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए, ये रेलवे ट्रैक किसके हैं? सरकार के हैं। ये 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है, 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसका है? ये सरकार का है। ये 1,300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, ये स्टेशन किसके हैं? ये सरकार के हैं। ये 37,000 LHB कोच बने, ये किसके हैं? ये देश के हैं, 140 करोड़ देशवासियों के हैं। कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कृपया इस फेक नैरेटिव को आगे न बढ़ाएं। आज देश में डिफेंस और रेलवे, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसको डीपॉलिटिसाइज करके इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ देशवासियों की ये ज़रूरत है, इसलिए इस पर आगे बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं चौथे पॉइंट पे आऊँगा। मान्यवर कई सांसदों ने, कई सदस्यों ने एक विषय उठाया कि मिडिल क्लास के लिए और गरीबों के लिए क्या है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे रेलवे का पूरा फोकस है गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पे, और इसीलिए आप देखेंगे जो रेशियो था जनरल और एसी कोचेस का, यानी एसी और नॉन एसी कोचेस का, नॉन एसी कोचेस करीब करीब 2/3 रहते हैं और एसी कोचेस 1/3 रहते हैं। उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया, लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए जा चुके हैं और 10,000 कोच का मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पे चल रहा है। तो बहुत इसमें फोकस्ड वे में हर ट्रेन में जनरल कोच ज़्यादा हो, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनको भी एक पूरी सुविधा मिले। अध्यक्ष जी, मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, एक नई जो ट्रेन डेवलप की अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है। 22 कोच में से 20 कोच जो पैसेंजर के हैं, 2 कोच पार्सल के और इसके रहते हैं, 20 में से 10 स्लीपर कोच है और 10 जनरल कोच है। और इसमें वही टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि वंदे भारत में ऑटोमेटिक कपलर्स की, बेटर क्वालिटी की सीट्स की, चार्जिंग पॉइंट्स की, टॉयलेट्स एकदम नई डिज़ाइन के, जो वेस्टिब्यूल होता है वो लेटेस्ट डिज़ाइन का। दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं, करीब जनवरी से अब तक 10 महीने चल चुकी हैं, और अब उसमें 50 और ट्रेन का अनुभव के आधार पे 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान हाथ में ले लिया ऑलरेडी। आगामी जनवरी के महीने से या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने से हर महीने 2-2, 3-3 ट्रेन अमृत भारत की नई आने लगेगी, जो कि देश में अध्यक्ष जी 1000 किलोमीटर की जर्नी मात्र 400 रुपये में, इतना अफोर्डेबल मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें 1000 किलोमीटर 400 रुपये के आसपास के फेयर में करवाए, इतना और अच्छी सुविधा। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए नमो भारत ट्रेन का डेवलप किया गया है। ये डेवलपमेंट बहुत ही सोच समझ के किया कि जो कम डिस्टेंस के शहर है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से कानपुर हुआ, मान लीजिए बेंगलुरु से मैसूरू हुआ, इस तरह के जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो 2 सिटी के पेयर्स हैं, उनके बीच में हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेन चल पाए, जैसा यूरोप में रीजनल ट्रेन्स होती है उस तरह की शटल की तरह लगातार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से चल पाए। उसकी भी 2 ट्रेन्स ऑलरेडी बन चुकी है। पहली ट्रेन को डिप्लॉय किया गया भुज से अहमदाबाद के बीच में, और उसके करीब 10 महीने 12 महीने उसका अनुभव देखेंगे। अनुभव के आधार पे और भी उसमें फिर बड़ी मात्रा में नमो भारत ट्रेन्स भी बनाई जाएगी। जो मेमू ट्रेन जो कि बहुत ही पॉपुलर है और उसकी बहुत डिमांड आती है मान्यवर सांसदों से, उसके भी इस साल में 600 कोच बने हैं
यानी 10 कोच की एक ट्रेन हो तो करीब करीब 60 नई ट्रेन बनी है। उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी उसका देश भर में उसका रिजल्ट मिलता है। अध्यक्ष जी, ये सारा का सारा फोकस मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज़ के लिए है और रेलवे का प्रीमियर कस्टमर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज़ है और सारा फोकस भी उन्हीं के लिए बेहतर सुविधाएं लाएं, ये ध्यान दिया गया है। अभी छठ का और दिवाली का जो फेस्टिवल सीज़न था उसमें भी विशेष ध्यान देके 7,900 स्पेशल ट्रेन चलाई गई और 1,80,00,000 पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रैवल किया। अध्यक्ष जी, एक दो बार तो ऐसा भी हुआ, इन सबका आशीर्वाद मिला, उधना में एक साथ 40,000 लोग आए अचानक, फिर भी 7-8 घंटे 10 घंटे के अंदर अंदर उन सब के लिए व्यवस्था करके बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पटना में छठ के तुरंत बाद में करीब 80,000 पैसेंजर्स एक साथ आए, लेकिन उनके लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। और आशीर्वाद मिलेगा अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। बहुत सारे माननीय सांसदों ने सेफ्टी के बारे में कंसर्न रेज किया। इस विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप कृपया सारे विषय को ध्यान से अगर आप सुने समझें और अपने सुझाव दें तो उसका देश के लिए उपयोग होगा। अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे ध्यान देने के लिए 3 बकेट्स हैं जिस पे बहुत काम हुआ है और काम हो रहा है। एक तो ट्रैक से रिलेटेड मैटर्स पे बहुत बड़ा फोकस किया गया, क्योंकि पटरी में कई तरह के विषय आते हैं, तो ट्रैक्स को कैसे सेफ बनाया जाए उस पर ध्यान दिया गया। दूसरा, जो ट्रेन्स हैं उन पे बहुत ध्यान दिया गया। तीसरा, जो लेवल क्रॉसिंग्स है, और चौथा, नई तरह की टेक्नोलॉजी पे। इन 4 बिंदुओं पे अगर देखें तो सेफ्टी पे रेलवे पे काम हुआ। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में हाई क्वालिटी 60 kg की जो रेल होती है, हायर क्वालिटी की ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली पटरी होती है, वो 1,23,000 किलोमीटर की पटरियाँ जो बदली गई, यानी पुरानी पटरी को बदल के नई पटरी लाना, उस तरह का काम जो इसमें हुआ 1,23,000 किलोमीटर का हुआ। अगर इसको कंपेयर करें यूपीए के 10 वर्षों से, तो यूपीए के 10 वर्षों में मात्र 57,000 किलोमीटर था। रेल रिन्यूअल यानी पुरानी पटरी को बदल के कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया था, उसको रिप्लेस करना 32,000 किलोमीटर था यूपीए के 10 वर्षों में। मोदी जी के 10 वर्षों में 43,000 किलोमीटर हुआ। जो फिश प्लेट होती है 2 पटरियों को जोड़ने वाली, वो कम से कम रहे, वेल्डिंग कम से कम हो, लंबी रेल हो 260 मीटर की, तो उससे सेफ्टी बढ़ती है। तो अगर यूपीए के 10 वर्ष देखें तो मात्र 10,000 किलोमीटर था और मोदी जी के 10 वर्षों में 68,000 किलोमीटर लॉन्गर रेल का उपयोग हुआ, 6 गुने ज़्यादा। वेल्डिंग, जहां यूपीए के समय में 79 लाख वेल्ड जॉइंट उसको अल्ट्रासोनिक मशीन से, अल्ट्रासाउंड मशीन से टेस्टिंग करते हैं, मोदी जी के पीरियड में 1,73,00,000 यानी 1 करोड़ वेल्ड का टेस्टिंग ज़्यादा हुआ और इन सब का रिजल्ट आया। अध्यक्ष जी, 10 साल पहले साल के 3,700 वेल्डिंग के फेलियर्स होते थे, जिसके कारण डिरेलमेंट होता था। आज मात्र 480, 87% कमी आई है वेल्डिंग के फेलियर में। रेल का फ्रैक्चर बार बार सुनाई देता था। 2013-14 में जहां 2,500 रेल फ्रैक्चर्स होते थे, वो 85% कम होके मात्र 380 रह गए और प्रयास करके इसको भी रिड्यूस करना है। अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया। कई कठोर निर्णय भी लिए गए कि 3 घंटे का मेंटेनेंस का ब्लॉक पटरी को मिले, उसके लिए कई कठोर निर्णय भी लिए गए, नई टेक्नोलॉजी भी लाई गई। अभी 1.5 साल पहले एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन लाए हैं, उसका नाम है ITMS। उस ITMS मशीन से अध्यक्ष जी, ट्रैक पे कोई भी अगर डिफेक्ट हो, कहीं पे कोई क्लिप मिसिंग हो, कहीं पे किसी स्लीपर के ऊपर कोई डिफेक्ट आ गया हो, कहीं पे ट्रैक के गेज में यानी दोनों के बीच में, दोनों पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर कम ज़्यादा हो गया हो, सारा एकदम एक्यूरेटली मेजर हो जाता है। और 3 मशीनें बहुत अच्छा परफॉर्म की है
अब हर एक जोन में वैसी एक मशीन लगाएंगे। और 2 साल पहले से एक प्रयास चालू किया था कि ट्रैकमैन की ज़िंदगी में कैसे एक बड़ा परिवर्तन लाए। हथौड़ा लेके चलना पड़ता है, वैसा न करना पड़े। तो पहले एक अजमेर में एक गाड़ी बनाई गई थी जिसमें टोयोटा इनोवा को मॉडिफाई किया गया था जिससे कि वो ट्रैक पे भी चल सके। और उसके बाद में महिंद्रा और टाटा के साथ मिलके रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। अभी हाल ही में 7-8 दिन पहले ही मैंने उसका इंस्पेक्शन किया था। वो गाड़ी सड़क पे भी चल सकती है और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकती है। और उसमें इस तरह से सुविधा की गई है कि जो वेल्डिंग मशीन है, हथौड़े हैं, बाकी जितने इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे उस गाड़ी में रखें। ट्रैकमैन उसमें बैठे, पीछे 2 सीट्स है, बड़ा सा ग्लास है और कैमरा लगा हुआ है। आराम से पटरियों का निरीक्षण, ट्रैक इंस्पेक्टर, पाथवे, पीडब्ल्यूआई, गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सब उस गाड़ी में बैठ के आराम से बहुत सेफली ट्रैवल करते हुए इंस्पेक्शन कर सके। वैसी एक नया इनोवेशन रेलवे ने किया है और इस इनोवेशन को पहले 7-8 महीने तक उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे, उसका अनुभव लेंगे और उसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल निकला और लोगों को पसंद आया तो उसको बड़े पैमाने पे देश भर में लागू करेंगे। तो अध्यक्ष जी, हर तरीके से ट्रैक की सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है। लेवल क्रॉसिंग्स 2013-14 में करीब 9000 के आसपास ऐसी लेवल क्रॉसिंग्स थी जिसपे कोई गेटमैन नहीं रहता था, तो उसके कारण कई एक्सीडेंट्स होते थे। आज अध्यक्ष जी, बहुत खुशी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा 9000 के 9000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स अब 0 हो गए। अब हर एक लेवल क्रॉसिंग पे, जहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग यानी गेट है, वहाँ पे या तो अंडरपास, फ्लाईओवर या फिर गेट के पास में गेटमैन, मतलब कहीं पर भी बिना गेटमैन के कोई लेवल क्रॉसिंग देश भर में नहीं रखा गया है। अध्यक्ष जी, यूपीए के 10 वर्षों में जहाँ मात्र 4000 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे, आज इन 10 वर्षों में 12,000, 4 गुना फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बने। आई रिपीट इट, unmanned level crossing, which means a crossing which is authorized by railways. I'm not talking about the unauthorized railway crossings. I'm talking of the authorized railway crossings which had a gate. Those level crossings are today 100% manned or eliminated by constructing a flyover or underpass. I would like to repeat it again कि 12,000 flyovers and underpasses have been constructed in these 10 years. That is 3 times more than the flyovers and underpasses constructed during the UPA period. अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है काम का। अध्यक्ष जी, सेफ्टी में ट्रेन्स का और ट्रेन की टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो 1950 और 1960 की टेक्नोलॉजी के ICF कोचेस थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद किया गया। LHB कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप किया गया और जो यूपीए के समय में मात्र 2300 LHB कोचेस बने थे, आज अध्यक्ष जी इन 10 वर्षों में 37,000 LHB कोचेस बने हैं। और अध्यक्ष जी, ये हमने संकल्प लिया है कि इन 5 वर्षों में पुराने जितने ICF कोचेस थे पुराने युग के, इन 5 वर्षों में इनको 100% रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेस के। तो अध्यक्ष जी, लोको की मेंटेनेंस, वैगन की मेंटेनेंस, कोच की मेंटेनेंस, ट्रेन सेट्स में नए टेक्नोलॉजी, नए कपलर की टेक्नोलॉजी लाना, इन सब का उपयोग करके ट्रेन्स की सेफ्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया गया। जहां मात्र 800 स्टेशंस को डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जिसको कहते हैं वो किए गए थे यूपीए में। मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में 3000 स्टेशंस को डिजिटल स्टेशन बनाया गया है, जिसमें एंटायर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करके उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका आता है। अध्यक्ष जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस मात्र 90 थे 2013-14 में, मात्र 90। आज अध्यक्ष जी 20,000 फॉग सेफ्टी डिवाइसेस। अध्यक्ष जी, किसी भी पैमाने पे देखें तो बहुत सोचे, बहुत ध्यान से, गंभीरता के साथ काम किया गया है। अध्यक्ष जी, एक एंटी कोलिजन डिवाइस की भी चर्चा आई। अध्यक्ष जी, मुझे
टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ है, मैं कहना चाहूँगा एंटी कोलिजन डिवाइस जब लगाया गया तब उसके पीछे एक भी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया। सेफ्टी का इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है SIL, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4। SIL 4 होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी। तो एंटी कोलिजन डिवाइस में कहीं पे कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया था। अध्यक्ष जी तब के बड़े कद्दावर रेल मंत्री थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत फैनफेयर के साथ एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने की घोषणाएं की, करीब कई जगह लगाया भी, लेकिन उन्हीं रेल मंत्रियों के कार्यकाल में एंटी कोलिजन डिवाइस को फेलियर डिक्लेयर करके बंद भी किया गया। ये एक हमारे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है और मोदी जी ने अध्यक्ष जी एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कवच का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में इसके पहले ट्रायल्स हुए, 2019 में इसका जो सेफ्टी इंटीग्रिटी का हाईएस्ट लेवल होता है SIL 4, SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, उसका सर्टिफिकेशन 2019 में मिला। 2019 के बाद में उसका करीब 1400 किलोमीटर पे लगाया गया और देश के अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे की अलग अलग परिस्थितियां होती है। कहीं पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे कोस्टल एरिया है, हर एक जगह रेगिस्तान है, कहीं पे अलग अलग जगह से अलग अलग परिस्थितियों में कवच का और क्या फीचर्स ऐड किए जाएं, वो काम सारा 16 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। कवच का वर्जन 4.0 RDSO ने अप्रूव किया और अब 10,000 लोकोमोटिव और 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पे कवच का काम ऑलरेडी काम चालू हुआ है। अध्यक्ष जी मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड आई वुड लाइक टू से, जो समृद्ध देशों ने, जो रिच कंट्रीज़ ने 20 साल में काम किया वो भारत में 5 साल में काम करेंगे। अध्यक्ष जी कई मान्यवर सांसदों ने पूछा, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि कवच बेसिकली सिग्नल को कैबिन के अंदर ड्राइवर का जो लोको पायलट का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर सिग्नल को लेके आता है। मान लीजिए सिग्नल 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ रेड है, येलो है, ग्रीन है, 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल तो आंखों से नहीं दिखेगा। कवच लगने से ड्राइवर के कैबिन पे 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी यहीं पे दिखाई दे जाता है। बाहर मान लो फॉग है, फॉग के कारण विजिबिलिटी एकदम कम हो गई हो, तो भी कवच से जो सिग्नल है वो ड्राइवर को कैबिन के ऊपर बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे जाता है। अध्यक्ष जी जब कवच वर्जन 4.0 जो कि देश के सारी परिस्थितियों को लेके बना है, उसका जब टेस्टिंग हुई कोटा से सवाई माधोपुर, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा जो लोको पायलट थे उनको जब कहा गया कि 130 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कवच में फीचर है कि ओवर स्पीड होते ही वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है और रेड लाइट आती है, ड्राइवर ब्रेक लगाए न लगाए कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो लोको पायलट बहुत घबराए हुए थे कि नहीं मैं स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 130 का सेक्शन था वो। लेकिन जब उन्होंने कवच को ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ाई और कवच ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाया, अध्यक्ष जी आप विश्वास नहीं करेंगे लोको पायलट के चेहरे पे इतनी खुशी थी और उस अध्यक्ष जी उन लोको पायलट ने कहा कि ये कवच केवल रेलवे का कवच नहीं है, ये कवच मेरे परिवार का कवच है। यूपीए के समय में कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 171 थे पर ईयर ऑन एन एवरेज। अध्यक्ष जी वो 75% कम होकर 40 पे आ गया है। अध्यक्ष जी जो डिरेलमेंट्स का टोटल आंकड़ा था यूपीए के समय में 443, 365 दिन 443 डिरेलमेंट्स होते थे। अध्यक्ष जी दैट नंबर हैज कम डाउन टू लेस देन 195, यानी 78% रिडक्शन हुआ है। अध्यक्ष जी लेकिन हम इतने पे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अध्यक्ष जी हम इसमें भी अथक प्रयास करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाके स्ट्रक्चरल चेंज लाके
जहाँ प्रोसेस में चेंज करना है प्रोसेस में चेंज करके, जहाँ टेक्नोलॉजी में चेंज करना है टेक्नोलॉजी में चेंज करके, जहाँ पर भी जो भी चेंज करना है वो करके हम एक्सीडेंट्स और डिरेलमेंट की संख्या को और भी कम करेंगे, सेफ्टी को इससे भी अधिक बढ़ाएंगे। इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अथक प्रयास करने के लिए आपको अश्योर करते हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं 6th पॉइंट पे आऊँगा। कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि रेलवे में वैकेंसी का क्या। मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगा कि यूपीए के समय में जहाँ 4,11,000 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली थी, मोदी जी ने 5,02,000 लोगों को नौकरी दी। अध्यक्ष जी, एग्ज़ाम कराने में भी इतना ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष जी, हाल ही में जो आरआरबी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, मैं एक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 1,26,00,000 एप्लीकेंट्स थे। 68 डेज तक, 68 दिनों तक परीक्षा चली। 211 शहरों में परीक्षा हुई। 15 भाषाओं में एग्ज़ाम था। अध्यक्ष जी, कहीं पे कोई पेपर लीक नहीं, कहीं पे कोई इंसिडेंट नहीं, एकदम स्मूथली एग्ज़ाम होके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रेमचंद्रन जी को। आपने भी एक बार इसको मेंशन किया था कि कितना स्मूथली एग्ज़ाम हुआ है। अध्यक्ष जी, 1,30,581 लोगों को, युवक और युवतियों को रेलवे में नौकरी दी और बिना कहीं पेपर लीक की कंप्लेंट के। और अध्यक्ष जी, उसके बाद में और भी जो वर्षों से, दशकों से जो डिमांड थी नौजवानों की, कैंडिडेट्स की, जो रेलवे में भर्ती लेने के इच्छुक हैं, कि एक एनुअल कैलेंडर बनाया जाए। अध्यक्ष जी, एनुअल कैलेंडर बना और एनुअल कैलेंडर के हिसाब से आज रेलवे में रिक्रूटमेंट चल रहा है। एज वी स्पीक 58,642 वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अभी हाल ही में लोको पायलट का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली ये परीक्षा और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी, ये भी विषय सबके सामने स्पष्ट रहे, रेलवे पूरी तरह से कमिटेड है नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने के लिए। मैं अध्यक्ष जी 7वें विषय पे आऊँगा। कई मान्यवर सदस्यों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में रखा विषय। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का एक बिल्कुल अद्भुत विकास किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, वैसा डेवलपमेंट किया है। मिजोरम में भैरवी तक रेलवे लाइन पहुंच रही है। अगरतला ब्रॉड गेज से कनेक्ट हुआ। नागालैंड में 100 साल के बाद में दूसरा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन मोदी जी के कार्यकाल में बना। अध्यक्ष जी, मणिपुर में खोंगसांग तक रेल ऑलरेडी पहुंच चुकी है, रेलवे लाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अरुणाचल में नाहरलागुन तक पहुंच चुकी है। सिक्किम में रांगपो तक का काम तेजी से चल रहा है। हिमाचल में इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में, हिमाचल में दौलतपुर चौक तक पहुंची है, मुकेरिया तक का काम चल रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम तेजी से चल रहा है। और अध्यक्ष जी, वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को आकांक्षा थी, इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, कश्मीर का प्रोजेक्ट, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला है, रेडी हो गया है। टेस्टिंग और सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस उसके चल रहे हैं। आगामी 4 महीने के अंदर अंदर इस पे गाड़ी चलेगी और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को भी निवेदन करूंगा, आप भी एक बार पीठ थपथपा के कश्मीर के निवासियों को आशीर्वाद दें, उनको भी आप बताएं कि आप भी उनके साथ हैं। अध्यक्ष जी, एक अच्छा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। चेनाब का जो ब्रिज है, ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। अध्यक्ष जी, ये एफिल टावर को अगर हम कंपेयर करें, एफिल टावर से 35 मीटर टॉलर है चेनाब का ब्रिज। काश आपके मन में भी कुछ खुशी होती, अच्छा लगता है। होता होगा, दिखाता नहीं है। अध्यक्ष जी, वैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो भी 2014 तक जहां 0 था, आज 2741 किलोमीटर बन चुका है
और आज डेली 350 गाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जा रही है। अध्यक्ष जी, 1300 स्टेशंस का पुनर्निर्माण भी चल रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण काम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम भी आज देश में चल रहा है। अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने इंडिविजुअल विषय उठाए, बंगाल के हो, चाहे तेलंगाना के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो। मैंने आपसे निवेदन करूंगा, आपकी अगर परमिशन मिले, आपकी अनुमति हो, तो मैं सबको इंडिविजुअली जवाब दूंगा लेटर के माध्यम से। इन 10 वर्षों में मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ की एक नई मिसाल देश के सामने, दुनिया के सामने रखी है। समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है, देश के हर क्षेत्र का विकास किया है और इसीलिए 140 करोड़ देशवासियों ने ऐतिहासिक तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। अध्यक्ष जी, इस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बहुत स्पष्ट भाव से कहा है कि तीसरी टर्म में 3 गुने ज़्यादा मेहनत करनी है और जो समृद्ध भारत के सपने को आंखों के आगे रखने के लिए हम निकले हैं, जिस विचार को लेकर आगे निकले हैं, जिस विकसित भारत की नींव रखने के लक्ष्य को लेकर आगे निकले हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अथक मेहनत करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।